हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के एक टॉपिक प्रागैतिहासिक काल पे हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मानव के प्रारंभिक उद्भव विकास की यात्रा में जो प्रारंभिक चरण था उस काल की हम चर्चा करने वाले हैं। उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के और कितने डिवीजन कर सकते हैं और कितने पार्टों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं उन पे चर्चा करने वाले। हम इस टॉपिक की थ्योरी समझने वाले हैं। हम समझेंगे कि भारतीय काल का यानी इंडियन हिस्ट्री का हमने काल विभाजन किस आधार पे किया, हम उसको समझेंगे। हम इस टॉपिक से संबंधित जो थ्योरी बनती है उसे समझेंगे। इसके अलावा जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एसएससी, जीडी, रेलवे की जो एग्जाम है उनमें इन टॉपिक से यानी इंडियन हिस्ट्री से मोस्टली जो है ना वो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीट भी कैसे होते हैं, जैसे वो क्वेश्चन से आपको ऑप्शन पूछ लेगा और ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजधानी कहाँ है तो आप कहोगे कि नई दिल्ली, और मैं कहूं कि नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है तब आप कहोगे कि भारत। यानी क्वेश्चन से ऑप्शन बना दिया, फिर ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया। कुछ इस तरीके से सीधे एग्जाम की दृष्टि से जो है वो सवाल महत्वपूर्ण होते हैं, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब जब भी आप सोल्व करोगे, पीवाईक्यू आप सोल्व करोगे तो देखो आप पाओगे कि वहां पे मैक्सिमम जो है ना वो सवाल रिपीट होते हैं। और वैसे भी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सीमित मात्रा में पूछे जाते हैं। मोस्टली पूछे क्या जाते हैं इस सवाल से संबंधित, आपको वो स्थान का नाम पूछेगा कि फलाना फलाना स्थान कहाँ था। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हम पूछते हैं ना कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे थी, चनहूदड़ो कहाँ पे थे, धोलावीरा कहाँ पे था। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो इतिहास है, जो स्थान है, जैसे सोहन घाटी, बेलन घाटी है ना, तो उनसे संबंधित जो इतिहास है वो इतिहास वर्तमान में कहाँ थे और वहां से जो खुदाई में क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए वो पूछता है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और एग्जाम में काफी सवाल भी बनते हैं यहाँ से, तो हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। सभी सवालों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमने इतिहास को काल विभाजन किस आधार पे किया है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्राचीन भारत का इतिहास, राइट, हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, ठीक है। मोस्टली हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला हम कहते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, फिर हम कहते हैं कि मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन भारत, और फिर हम कहते हैं कि भाई जो आधुनिक भारत है उसकी हम बात कर लेते हैं, आधुनिक भारत। मोस्टली हमें इसी भागों में डिवाइड करता है। प्राचीन भारत की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता और जो अपना वैदिक सभ्यता थी, यानी मोस्टली आप जो है ना वो इसे 1200 ईस्वी से 12वीं शताब्दी से पहले का मान लो, राइट। और मध्यकालीन को जो है ना वो 12वीं शताब्दी से लेके आप 8वीं शताब्दी तक मान लो, सॉरी 18वीं शताब्दी तक, और फिर 18वीं शताब्दी के बाद का जो काल आ जाएगा वो अपना आधुनिक काल हो जाएगा। ये तो अपन मोटा मोटा जो इतिहास का काल विभाजन करते हैं वो करते हैं। और एक सवाल ये आता है कि भाई अपन ने जो इतिहास का काल विभाजन किया है वो आखिर किस आधार पे किया है, क्या आपने अपनी इच्छा से किया है? तो नहीं। तो देखो, जब भी हम इतिहास का या फिर मैं यूं कहूं कि किसी भी सब्जेक्ट का काल विभाजन करते हैं, क्योंकि काल विभाजन यानी कि समय का निर्धारण हर सब्जेक्ट में होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसमें काल विभाजन करने का आधार हमारा रहता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में कौन कौन सी चीजें समान थी, यानी कौन कौन सी चीजें समान थी, राइट। जैसे जैसे कि मैं कहूं कि प्रागैतिहासिक काल, जैसे हम कहते हैं ना कि पाषाण काल से संबंधित, तो पाषाण काल की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे मानव के पास लिपि नहीं थी। क्या नहीं थी? लिपि नहीं थी, ठीक है। फिर पाषाण काल में यहाँ पे लिपि तो नहीं थी, बट चूंकि पाषाण के और पत्थर के औजार थे, किसके औजार थे? पत्थर के औजार थे, यानी पत्थर के औजार थे उनके पास और लिपि उनके पास थी नहीं। तो जितने जितने में टाइम में ये सब चीजें यानी ये समानताएं जहां जहां मिली, उस काल को हमने, उतने समय को हमने कहा कि यार इसे हम कहेंगे पाषाण काल या इसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल।
इसके अलावा फिर हमारे पास लिपि आई, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। लिपि तो आई लेकिन हम उसे अध्ययन नहीं कर सके, यानी उसकी जो है ना स्टडी नहीं कर पाए, हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो हमने कहा कि यार इसे कुछ और नाम देते हैं, राइट। तो उसे हमने जैसे सैंधव्य सभ्यता कहा, सिंधु घाटी सभ्यता कहा, तो कुछ इस तरीके से। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि किस आधार पे हमने इसे विभाजित किया है। तो प्राचीन इतिहास को जो है ना वो हम 3 भागों में और विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, राइट। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा जो हमारा काल आता है वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा आता है वो आता है ऐतिहासिक। क्या होते हैं ये आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन प्रागैतिहासिक काल पढ़े, यानी इस काल में मानव के पास जो है ना वो लिपि नहीं थी। मानव के पास लिपि नहीं थी, यानी लिपि नहीं थी इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कोई लिखित एविडेंस जो है ना वो हमें नहीं मिले, यानी कोई भी लिखित तौर पे कोई भी ऐसी लिपि नहीं मिली, कोई भी ऐसे अक्षर हमें जो है ना वो इस कालखंड में हमें नहीं प्राप्त हुए। तो हमने कहा इसे प्रागैतिहासिक काल, या फिर इसे ही हम कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्योंकि हम पाषाण काल इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जितने भी जो अवशेष हमें प्राप्त हुए वो हमें पत्थर के मिले। किसके मिले? पत्थर के मिले। पत्थर को हम पाषाण कहते हैं, इसलिए पत्थर के आधार पे हमने कहा इसे कि इसे हम पाषाण काल कहेंगे। जो पत्थर के जो अवशेष मिलते हैं उसे हम कहते हैं पुरातात्विक अवशेष। क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, यानी उसे हम कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य तो जो है ना वो हर कालखंड में मिले हैं। पुरातात्विक जो साक्ष्य है ना वो तो प्रागैतिहासिक काल में भी मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में भी मिले हैं और ऐतिहासिक काल में भी मिले हैं। जबकि पाषाण काल में जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हमने लिपि नहीं मिली, यानी कोई भी लिखित एविडेंस जो है ना वो हमें नहीं मिला। इसके अलावा फिर आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ आधा ऐतिहासिक, यानी यहाँ हमें जो है ना वो लिखित साक्ष्य मिले, यानी लिपि हमें मिली, परंतु उसे हम अभी तक पढ़ने में असमर्थ हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, राइट। अब लिपि तो है लेकिन आज तक किसी ने भी उसे पढ़ नहीं पाया है। उस लिपि में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, उसका आधार क्या है, उसे हम आज तक नहीं समझ पाए। हो सकता है भविष्य में हम इसे समझ सके तो वो अलग बात है, बट अभी तक के लिए तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल ही कहना उचित होगा। और पुरातात्विक अवशेष तो चूंकि हर कालखंड में मिलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। अब बात ये आती है कि यार हमें कैसे मालूम चले कि यहाँ पे कुछ थे नहीं। जैसे मान लो कि प्राचीन काल में जहाँ आदि मानव रहता था वो गुफाओं में निवास करता था, तो वो जहाँ पे भी रहेगा तो वहां पे कुछ ऐसे अवशेष रहेंगे, जैसे अग्नि के अवशेष मिल सकते हैं, राइट। अब जैसे हम चूल्हा जलाते हैं तो परतधर उस पर राख की जो है ना परतें चढ़ती जाती हैं। वो अलग बात है कि हम घरों में साफ कर लेते हैं, लेकिन मान लो अगर वो अस्थायी हो, उसे हम साफ ना करें तो परत दर परत वहां पे क्या होगी, राख की परत चढ़ती जाएगी और वो इकट्ठी होती जाएगी। तो उस आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कि भाई यहाँ पे प्राचीन काल में कुछ ना कुछ मानव के अवशेष थे। इसके अलावा कुछ औजार मिल सकते हैं वहां पे, जैसे पत्थर के औजार मिल सकते हैं, है ना। उनके टुकड़े वगैरह तो उपलब्ध हो ही सकते हैं। तो उस आधार पे जो है ना वो हम अनुमान लगा सकते हैं। कब्र मिल सकती है, कब्रिस्तान मिल सकता है, तो उस आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे मानव के, प्राचीन मानव के अवशेष मिले हैं, यानी वहां पे कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, कोई ना कोई मानव का इतिहास वहां से जुड़ा हुआ होगा। आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित एविडेंस जो है ना वो उपलब्ध तो है, लिखित सबूत हैं, हमारे पास लिपि है, बट हम उसे पढ़ने में असमर्थ हैं। जबकि पुरातात्विक अवशेष जो है ना वो वहां पे अभी भी उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में लिखित अवशेष भी हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। पुरातात्विक तो होंगे ही होंगे। तो ये थी हमारे प्राचीन सामान्यतः इतिहास का काल विभाजन। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रागैतिहासिक काल पे हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 कालों में और विभाजित कर दिया। जो प्रागैतिहासिक जो काल है उसे भी हमने 3 काल में और विभाजित कर दिया। चूंकि इसे हमने कहा कि पाषाण काल,
तो सबसे पहले जो पुराना हो गया यानी प्राचीनतम, उसे हमने कहा कि पुरापाषाण। क्या कहा? पुरापाषाण काल। फिर आता है मध्यपाषाण, जो बीच वाला स्थान रहा उसे मध्यपाषाण कहा। और फिर आता है उत्तर पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। इतिहास में जब भी हम उत्तर की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा बाद में, यानी उत्तर की जब भी हम बात करेंगे तो उसका मतलब होगा बाद में। क्या होगा? बाद में, यानी इसे नवपाषाण काल को हम कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल की कुछ अलग अपनी विशेषताएं। इसका टाइम पीरियड है पुरापाषाण काल का, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, काफी बार सवाल पूछा गया है। 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व है। 12,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसाई धर्म में जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म से पहले, यानी ईसा के जन्म से पूर्व है तो हम इसे कहेंगे ईसा पूर्व है। और उनके जन्म के बाद में तब हम कहेंगे इसे ईसवी सन। जैसे हम कहते हैं ना 2000 21वीं सदी चल रही है, यानी 21वीं ईस्वी चल रही है, तो है ना, वो ईसा के जन्म की बाद की जो डेट होगी उसे हम कहेंगे ईस्वी। जो उससे पूर्व होगी तो हम उसे कहेंगे ईसा पूर्व। ठीक है, तो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व का जो पुरापाषाण काल का समय था। फिर आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण का जो हमारा टाइम पीरियड था वो था हमारा 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 BC या फिर बिफोर ईसा पूर्व का जो काल था वो था मध्यपाषाण काल। फिर आता है हमारा नवपाषाण काल, जो जाहिर सी बात है 10,000 से शुरू होगा और ये अपना 6,000 तक चलेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरापाषाण काल का समय होता है 20 लाख से 12,000, मध्यपाषाण 12,000 से 10,000, नवपाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का जो है ना वो टाइम पीरियड है। अब हमने क्या किया, अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है, पुरापाषाण काल की, मध्यपाषाण काल की, नवपाषाण काल की, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। बट हम थोड़ा सा इसको और पुरापाषाण काल को उसे और समझ लेते हैं। अब इसके भी हमने क्या कर दिए, दो, इसे भी हमने पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, राइट। पुरापाषाण, पुरापाषाण काल जो है ना इसे भी हमने 3 भागों में और विभाजित कर दिया। चीजों का हम जितना डिवाइड करता जाएंगे उतने ही वो हमारी समझ के लिए बेहतर होंगी। इसलिए जरूरी है जब भी हम सूक्ष्मतम अध्ययन करेंगे, गहनतम अध्ययन करेंगे, तो हम चीजों का विस्तार कर लेंगे। जैसे सपोज दैट कि मान लो ये एक पेंसिल है, ठीक है, आपके हाथ में कोई भी पेन होगा, राइट, पेन होगा। अब आपको कहा जाए कि आप इस विशेषताओं पे चर्चा करो, आप इस पेन के बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि भाई इसके आगे एक ढक्कन भी लगा हुआ है, इसमें एक निप लगी हुई है, राइट, एक नोक है, इसके अलावा इसमें स्याही भी ढलती है, रेड स्याही भी हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, राइट। इसके अलावा जो प्लास्टिक का ढक्कन है उसका भी एक राउंड है, रबड़ का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो विस्तार की जब भी हम बात करेंगे तो हम उसे पूरा खोल देंगे ताकि हमारी समझ के लिए बेहतर हो। इसीलिए जब भी हम इतिहास का कालखंड की बात करें या फिर हिस्ट्री समझे, पॉलिटी समझे, उनमें जरूरी है कि हम गहनतम अध्ययन के लिए उसे हम कितना विस्तार कर सकते हैं, कितना उसे हम खोल सकते हैं, कितना हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पुरापाषाण काल की हम चर्चा कर रहे थे, इसको हमने 3 भागों में वो डिवाइड कर दिया। हमने इसे कहा कि आरंभिक, हालांकि सीजीएल वगैरह में इतना नहीं पूछता बट एक जानकारी के तौर पे आपको मालूम हो जाना चाहिए, राइट। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर का जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। प्रारंभिक पुरापाषाण काल का समय पीरियड होता है 12 लाख से 80,000 ईसा पूर्व, BC, राइट। फिर आता है 80,000 से चलेगा और 35,000 तक, राइट। फिर ये 35 से चलेगा और 12,000 तक चलेगा, ठीक है। प्रारंभिक यानी आरंभिक जो है ना वो टाइम पीरियड है 12 लाख से 12,000 पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल का है कि 80,000 से 35,000 और है ना उत्तर का है 35,000 से 12,000। अब जो आरंभिक पाषाण काल, पुरापाषाण काल थे उसके कुछ अवशेष जैसे सोहन घाटी, हालांकि सोहन जो घाटी है वो तो आप जो है ना एग्जाम में अगर पूछ लेना तो तुक्के के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। वाई? क्योंकि सोहन घाटी यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यानी प्रारंभिक आरंभिक पुरापाषाण काल के अवशेष भी सोहन घाटी से मिले हैं।
मध्य के भी मिले हैं, उत्तर के भी मिले। इसके अलावा मध्य में एक बेलन घाटी जो है ना वो एक्स्ट्रा नाम जुड़ जाता है। इसके अलावा उत्तर में जो है ना वो बेलन घाटी उत्तर में भी आती है, बट यहाँ पे भी आती है। क्या आती है? यानी ये दोनों स्थान है, सोहन घाटी और बेलन घाटी का, इनका दोनों तीनों में ही इनका नाम आता है। ठीक है, इतना विस्तार से हमें नहीं पूछेगा, बट एक स्थिति के लिए हमें एक जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास के कालखंड की हम बात कर रहे थे, भारतीय इतिहास को सबसे पहले हमने प्राचीन इतिहास में डिवाइड किया, फिर हमने इसे सबसे पहले हमने इतिहास को प्राचीन भाग में बांटा, फिर हमने मध्यकाल और आधुनिक, यानी पहले हमने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। फिर हमने इसे जो प्राचीन भारत था, यानी जो प्राचीन भारत था, उसे हमने 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित अवशेष उपलब्ध थे, उन्होंने हम पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध थे। आद्य ऐतिहासिक काल में उपलब्ध तो दोनों ही थे, यानी हमारे पास लिखित एविडेंस भी थे और पुरातात्विक अवशेष भी थे, परंतु लिखित को हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए हमने कहा कि आद्य ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक, जहां हमारे पास लिखित कोई भी लिपि नहीं थी, हालांकि चित्रात्मक चित्र अवशेष हमारे पास मिले हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफाओं से चित्र हमें मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, तो चित्र तो मिले हैं बट कोई लिपि नहीं मिली है। इसके अलावा इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो औजारों के जो इस्तेमाल होते थे वो पत्थर के होते थे, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे? पाषाण काल कहेंगे। जैसे तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पाषाण काल। ठीक है, अब ये जो प्रागैतिहासिक काल था, इसे ही हमने 3 भागों में और डिवाइड कर दिया। इसे हमने कहा कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनका टाइम पीरियड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगी? पुरानी चीजें आएंगी, फिर उनके बाद में मध्य वाला मध्य में चूंकि आएगा और नवीनतम हमेशा आगे आता है, तो सिंपल पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है, 20 लाख से शुरू होता है, 12,000 तक चलता है, फिर 12 से 10,000 और 10 से 6, यानी 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000, 10,000 से 6,000 तक इनका टाइम पीरियड चलता है प्रागैतिहासिक काल। फिर हमने पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले प्रारंभिक पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और फिर उत्तर पुरापाषाण काल। जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल था उसका टाइम पीरियड होता है 12 लाख से 80,000। हालांकि याद नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा, तो सिंपल याद रख लेंगे ना, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। राइट, अब हम एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं। किसकी? पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हमने 20 लाख से शुरू किया था और इसे हम 80,000 तक जाएंगे, लेकर जाएंगे। राइट, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्थान में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पुरापाषाण काल के प्रथम एविडेंस जो है वो कहाँ से मिले, प्रथम जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिले। तो इसका जो आंसर आता है वो महाराष्ट्र की बोरी नामक स्थान से जो है ना वो पहली बार जो है ना वो हमें यहाँ के इसके अवशेष मिले। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से पुरापाषाण काल से संबंधित जो है ना वो हमें अवशेष मिले। वहां से हमें एक तो हस्त कुठार मिला, हाथ से चलाने वाला एक हथियार टाइप में होता है, कुछ इस तरीके से जमीन खोदने का, कुछ इस शेप में। अगर आपने वो सिंधु घाटी सभ्यता वाली एक मूवी आई थी वो अगर देखा हो तो उसमें था ये हस्त कुठार। ठीक है, जिसमें वो हत्या करता है अंत में, तो हस्त कुठार कुछ इस तरीका होता है। इसके अलावा विदाहरणी मिली है हमें और एक चोपर मिला है, ये अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा जो एक होता है ना वो होता है सोहन घाटी। सोहन घाटी तो मैंने आपको बताया कि तीनों में आएगी, तो उसे याद करने की इतनी जरूरत है नहीं। सोहन घाटी बस इतना ध्यान रखना कि जो सोहन घाटी है वो पाकिस्तान में है। सोहन जो घाटी है वो हमारी वो पाकिस्तान में है वर्तमान में। यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है।
इसके अलावा पेबूर चौपर शॉपिंग मिली है, मिर्जापुर में बेलन घाटी है। मिर्जापुर में बेलन घाटी जो है ना वो कहाँ है? मिर्जापुर। मिर्जापुर में बेलन घाटी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा, ये तो एटलीस्ट आप सभी जानते होंगे, इसका नाम तो शायद ही कोई ऐसा हो जो भीमबेटका का नाम ना सुना हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा, जहां से चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं इस गुफा से। ठीक है, तो पुरापाषाण काल से संबंधित हमें इतनी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा एक जो बातें जो है ना वो थ्योरेटिकल तौर पे, जो प्राचीन समय में इस काल के जो एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है ना, यहाँ पे मानव ने अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया था। यानी अग्नि का जो है ना, आग का इस्तेमाल अभी मानव नहीं करना सीखा था। इसके अलावा ना ही तो वह पहिए के बारे में जानता था, ना ही तो वह पहिए के बारे में जानता था, ना ही वह आग के बारे में जानता था। तो जाहिर सी बात है, वह भोजन क्या खाएगा? कच्चा ही खाएगा। इसके अलावा ना ही किसी तरह के पशुपालन के अवशेष मिले, किसी तरीके का पशुपालन भी नहीं होता था, ना ही आग के अवशेष मिले, ना ही कोई पहिए का अवशेष मिला। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन में यानी पुरापाषाण के केवल कुछ ही स्थानों पे हमें पत्थर के हथियार औजारों का इस्तेमाल करता था, तो वही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना नवपाषाण काल। क्या होता है? मध्य पाषाण काल, सॉरी पहले आएगा मध्य पाषाण। ये बेसिकली संक्रमण काल था। मध्य पाषाण काल जो है ना वो नव पाषाण काल का जलवायु परिवर्तन का एक संक्रमण काल था। इसका टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि 12,000 से चलेगा और कहां तक चलेगा? 10,000 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक है, ये है ना शुष्क जलवायु से गर्म जलवायु की ओर स्थानांतरण का टाइम पीरियड था। यहाँ पे जो है वो जलवायु परिवर्तन हुआ, तो जाहिर सी बात है मानव भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो मानव है ना, एक तो जो सबसे बड़ी बदलाव जो हुआ ना उसके हथियारों में हुआ। हथियारों में जो है ना सबसे बड़ा बदलाव हुआ। पहले जो है ना वो पत्थर का उपयोग होता था, बट अभी जो है ना वो चमकीले यानी चर्ट पत्थर के उपयोग हुए। चर्ट पत्थर के चमकीले चमकीले जो है ना वो पत्थर के औजार मिले। क्योंकि देखो धीरे धीरे सबसे पहले डेवलप होता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं? विकास होता है, राइट। तो सबसे पहले मान लो जैसे मानव ने कुछ एक पत्थर का औजार बनाया, फिर धीरे धीरे वो इससे फ्रैक्शन होगा यानी उसका इस्तेमाल करता जाएगा, तो घर्षण से क्या होगी? सतह क्या होगी? चिकनी होती जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो मानव फिर समझदार होता जाएगा। जैसे होमो सेपियंस एक बुक है जिसमें मानव जाति के इतिहास का वर्णन किया गया है। होमो सेपियंस जो है ना, होमो सेपियंस नाम से एक बुक है जो कि युवाल नोआ हरारी की है। युवाल नोआ हरारी ये एक बुक के राइटर हैं। तो इस बुक में जो है ना होमो सेपियंस सेपियंस जो बुक है ना, इस बुक में मानव जाति के उद्भव, उसके विकास, भविष्य में वह किस ओर जाएगा, उस पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही रोचक तरीके से चर्चा की गई है। अगर आप पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़िएगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो इन सब चीजों में तो आप जरूर देखिएगा उसको। उसमें विस्तार से बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि मतलब पृथ्वी पे करीब 20 लाख प्रजातियां थी, उनमें से आखिर मानव से मतलब 20 लाख से भी अधिक प्रजातियां थी, उनमें आखिर मानव को यानी होमो सेपियंस जो प्रजाति थी उसके पास ऐसी क्या विशेषता थी जो उन्होंने इन सभी प्रजातियों को विस्थापित कर दिया, इन सभी पे राज कर लिया। तो विस्तार से इस पे चर्चा की गई, बट अभी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चर्ट यानी चमकीले पत्थर का उपयोग, जाहिर सी बात है धीरे धीरे विकास होगा तो चमकीले पत्थर का इस्तेमाल करने गया। ये जो पत्थर था ना, यानी ये जो औजार थे वो, जैसे हम चट्टान पढ़ते हैं तो चट्टान 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो ये जो मध्य पाषाण काल की जो अवशेष तो वो मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों से मिले थे, तो ये भी ध्यान रख लेना अगर वो रिलेट कर पाओ। इसके अलावा इसे हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। यहाँ पे मानव ने जो है ना वो शिकार करना शुरू कर दिया था। शिकार तो हालांकि पहले भी करता था, ऐसी कोई नई बात नहीं है, बट इस बार जो है ना वो मानव शिकार कर कर मछली पकड़ना शुरू कर दिया था। उसने खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिया था। खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिया था। शिकार तो पहले भी करता था, बट वह अब संग्रह करने लग गया था। इसके अलावा वह पशुपालक भी बन गया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से काल टाइम पीरियड में मानव पशुपालक बना, तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण में। संग्रहण यानी खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करना शुरू किए गया कर दिया था।
पशुपालक कर बन गया था, आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उसने, आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसके जो अवशेष मिले हैं वो राजस्थान के, हमारे राजस्थान में बागोर सभ्यता भी पड़ती है, आपने इतिहास में अक्सर बागोर सभ्यता का नाम सुना हुआ होगा। तो बागोर से राजस्थान में जो है ना, वो राजस्थान में बागोर सभ्यता है, वहां से इसके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से जो है ना वो इसके अवशेष मिले हैं। तो कुछ ये बातें महत्वपूर्ण थी। अब आता है बात नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा कि भाई टाइम समय क्या था। तो समय जो था वो कितना था, अभी हमने कहाँ पे बंद किया था, 8000 पे बंद किया था, राइट। तो इसका टाइम पीरियड चलेगा 8000 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 6000 तक। 6000 बाद में अपनी सैंधवी सभ्यता आती है, ठीक है। जो बात एक जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो सबसे पहले, एक तो यहाँ पे चूंकि अभी मानव पशुपालक बन गया था ना, तो इस टाइम पीरियड में है ना मानव की जो कब्र है ना, यानी जो कब्र है वहां से मानव भी मिले और मानव के साथ में पशु भी मिले। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो गर्तावास है वहां पे मानव के साथ में पशु के अवशेष भी मिले हैं, किसमें, कब्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जो मानव था वो मतलब पुनर्जन्म में क्या करता था, यकीन करता था, पुनः जन्म में क्या करता था, बिलीव करता था, वह यकीन करता था, ठीक है। इसके अलावा बुरजाहोम से गर्तवास में जो है ना वो वहां से भी मिले हैं, बुरजाहोम जम्मू कश्मीर में ही है तो वहां से मिले हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि के अवशेष मिले हैं, यानी इस टाइम पीरियड में मानव कृषि भी करने लग गया था। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में है ये, आई थिंक वर्तमान अफगानिस्तान। तो मेहरगढ़ से जो है ना वो कृषि के अवशेष मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस टाइम पीरियड में। अब मानव जो है ना वो कृषि भी करने लग गया, कब्र से मानव और पशु एक साथ दफन हुए मिले हैं, यानी कि वह पुनर्जन्म में भी यकीन करने लग गया, ठीक है। और जब भी व्यापारिक संबंध की बात करें तो देखो, मानव का चूंकि प्रारंभिक काल है तो व्यापारिक संबंध होना का मतलब कोई उद्देश्य ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई अवशेष मिलना मतलब इम्पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत का एक जो महत्वपूर्ण हो जाता है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक बेलारी है, बेलारी विद्रोह भी आपने सुना होगा कर्नाटक में, इतिहास में मध्य वो आधुनिक भारत के इतिहास में बेलारी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, चर्चा में रहता है। काफी बार एग्जाम में सवाल भी पूछते हैं बेलारी आंदोलन से। तो उसी बेलारी स्थान पे जो है ना वो कर्नाटक में पड़ता है, यह बेलारी स्थान, वहां से दक्षिण भारत में जो है ना वो नवपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध में नहीं मिलते, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक भी नहीं मिलेंगे। राजनीतिक और व्यापारिक जब भी मिल सकते हैं जब दो सभ्यताएं हो, क्या हो, दो सभ्यताएं हो। जब दो सभ्यताएं होंगी तभी उनमें राजनीतिक संबंध होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध थे, मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उससे हमारे संबंध थे। क्योंकि दो सभ्यताएं होंगी तभी उनके क्या होंगे, मतलब राजनीतिक संबंध होंगे, इस राजनीतिक और आर्थिक संबंध होंगे, यानी व्यापारिक संबंध होंगे। इसके अलावा राजनीतिक विकास कब होगा, राजनीतिक विकास तब होगा जब क्या हो, समाज हो, और समाज भी क्या हो, स्थायी हो। यानी राजनीतिक विकास तभी पॉसिबल है जब समाज हो और समाज एक स्थान पे स्थायी तौर पे हो और ग्रुप में रहता हो। यानी बहुत सारे ट्राइबल, चूंकि प्राचीन समय में तो ट्राइबल ही थे, जनजातियां थी, तो सभी अपने अपने ग्रुप में रहते थे। अगर वो सभी एक जैसे जैसे वर्तमान में एक जोड़े में आते गए तो वैसे वैसे राजनीतिकरण भी शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक भी नहीं थी और व्यापारिक भी नहीं थे। इसके अलावा मेहरगढ़ से एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, यानी यहाँ पे जो मृतक है ना, मतलब मनुष्य है और उसके साथ में एक बकरी यानी पशु मिला था। और साथ में इस काल पीरियड में है ना, नवपाषाण काल में, क्योंकि मनुष्य ना पशुपालक बन गया था, क्या बन गया था, पशुपालक बन गया था। तो एक जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखना कि भाई सबसे पहले मनुष्य ने किसका, पशु का पालन करना शुरू किया, तो वो याद रखना कि भाई सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया। वैसे भी कुत्ते ही पालते हैं लोग बाग, कुत्ते के अलावा तो उनको कुछ मिलता है नहीं।
तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्तों को पालना शुरू किया था, बस इतना ही महत्वपूर्ण था। चलो अब बात करते हैं हम, इसके कुछ स्थान हैं तो वो उनके पाषाणकालीन संबंधित स्थान है, उनकी हम अगले से चर्चा कर लेंगे। पहले हम PYQ सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर उनसे विस्तार से और उनसे संबंधित जो स्थान है उन पे हम और बात कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जितना हो पाएगा उतना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? यानी प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, राइट? इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला हमने कहा कि पुरापाषाण काल है, ठीक है। फिर हमने कहा कि मध्य पाषाण काल है और फिर हमने कहा कि नवपाषाण काल है, ठीक है। पुरापाषाण काल को हमने कहा था कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 10,000 तक जाएगा। फिर 10 से 8 और 8 से 6, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पुरापाषाण काल आ जाएगा, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल आ जाएगा और फिर नवपाषाण काल आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है ना वो फर्स्ट जो है ना हमारे इस आंसर का क्वेश्चन का सवाल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक का जनक। पुरातात्व यानी देखो जो अवशेष वगैरह मिलते हैं ना उनकी जो रिसर्च वगैरह कहते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरातात्विकविद, यानी जो इतिहासकार जो पुरातात्विक पुराने तत्व है, यानी पुरातात्विक का संधि विच्छेद कहेंगे यानी पुराने तत्व पुराने अवशेष, तो उन्हें हम कहेंगे पुरातात्विक अवशेष, और जिनका अध्ययन करेगा हम कहेंगे उसे पुरातात्विकविद, राइट। तो भारतीय के संबंध में पूछा है कि भारत में भाई कौन था? देखो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना जो भारतीय पुरातात्विक के जनक थे, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी, रिसर्च किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना वो भारतीय पुरातात्विक के जनक थे। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप जो थे ना इन्होंने क्या किया था? अशोक के जो अभिलेख थे उनका अध्ययन किया था, उनकी लिपि को पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। एक आते हैं हमारे जॉन मॉर्सल, ये भी भारतीय पुरातात्विक थे। इनकी एक बुक है जो कि एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगा लेना, गांधार कला। इनकी बुक है गांधार कला। एग्जाम में काफी बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है जॉन मार्शल की यह गांधार कला किसकी बुक है, तो इसमें गांधार कला पे विस्तार से चर्चा की गई है, तो यह ध्यान में रहेगा। इसका मार्टिकल वहिंगम, ये भी जो है ना पुरातात्विक अवशेष थे। इसके अलावा भारतीय जो पुरातात्विकविद था उसका स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1861 में। 1861 ईस्वी में जो है ना इसकी स्थापना की नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय वर्तमान में भी है, पहले भी था। नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, राइट। 1861 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है? पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है, ठीक है, ये पूछा है सवाल। अब देखो चिरौंद, बुरजाहोम, हुनसांगी और मेहरगढ़। तो ये जो चिरौंद था, बुरजाहोम था, मेहरगढ़ था, ये जो थे ना वो हमारे नवपाषाण काल के थे। नवपाषाण काल के जो थे ना वो यहाँ से नवपाषाण कालीन स्थल है, यानी यहाँ से जो मेहरगढ़ और चिरौंद, बुरजाहोम यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो किस टाइम पीरियड के मिले हैं? नवपाषाण कालीन के, ठीक है। हुनसांगी जो था वो था अपना पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल का। पुरातात्विक महत्व के पुरापाषाण पूछा ना, तो ये था अपना पुरापाषाण कालीन अवशेष। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, हुनसांगी जो है ना ये। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अपना जो हुनसांगी था ना वो था कर्नाटक में। कहाँ था नहीं मतलब अभी भी है ही, खैर कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और चिरौंद, बुरजाहोम, मेहरगढ़ जो थे ना वो नवपाषाण कालीन स्थल थे, ठीक।
मेहरगढ़ की एक चीज और जो आपको महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो यह पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है, ठीक है, हाँ नहीं रे, पाकिस्तान में है। इसके अलावा यहाँ से जो था ना वो करसी के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? करसी के अवशेष। और करसी में भी किसकी? कपास की, यानी कपड़ा मिला है, कपास मिला है। किसके मिले हैं? कपास के अवशेष मिले हैं। पाकिस्तान में वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। करसी के अवशेष मिले हैं और करसी में भी किसके? कपास से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा होता है, एक होता है चिरांद। जो चिरोन था वहां पे हड्डी के हथियार मिले हैं। किसके हथियार मिले हैं? चिरोंद जो था वहां से हमें जो है ना वो हड्डी के हथियार मिले हैं। हड्डी के हथियार मिले हैं, ठीक है। बुरजाहोम जो है ना वो अपना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ क्या था? पशु को दफनाया गया था और साथ में मृतभांड भी मिले थे। यानी यहाँ से जो अवशेष मिले उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन मानव थे वो पुनर्जन्म में यकीन करते थे, ठीक। नेक्स्ट सवाल, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? बेसिकली जो होमो इरेक्टस है ये मानव की प्रारंभिक प्रजाति थी। यानी होमो सेपियंस से पहले के जो मानव थे होमो इरेक्टस थे, मानव से कुछ मिलते जुलते थे। तो होमो इरेक्टस जो थे ना वो प्राचीन मानव का वैज्ञानिक नाम है जो होमो सेपियंस से पहले के थे, राइट। तो होमो इरेक्टस की बात कर रहा है, उसके कपाल यानी खोपड़ी के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनोरा से। नर्मदा घाटी में हथनोरा से जो है ना वो होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सोहन नदी घाटी में बागोर सभ्यता जो कि राजस्थान में है, और बेलन घाटी के हड्डी की मातर देवी की प्रतिमा मिली थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेलन घाटी एक तो यहाँ यूपी में है। इसके अलावा यहाँ से जो मिला था वो हमें हड्डी की मातर देवी यानी महिला की मूर्ति मिली थी, प्रतिमा मिली थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी ना मातर देवी की प्रतिमा, वैसे ही यहाँ से बेलन घाटी से बांस घाट से यूपी में हड्डी की मातर देवी की प्रतिमा मिली थी। सोहन घाटी बागोर राजस्थान में है। नर्मदा घाटी होशंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यह नर्मदा घाटी हथनोरा से होमो इरेक्टस मानव के जो थे ना वो होमो इरेक्टस मानव के जो है ना वो प्राप्त हुए थे, है ना। मनुष्य की प्रथम प्रजाति थी। अवशेष की खोज सन 1982 में की थी, आई थिंक, आई एम नॉट करेक्ट बट आई गेस कि 1882 होना चाहिए था, ठीक। निम्न में से किसी स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? यानी पशुपालन के अवशेष जो है ना वो हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमारा सवाल है कि हमें जो है ना वो पशुपालन के जो है ना अवशेष कहाँ से मिले। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन होना शुरू हुआ था। भारत में पशुपालन के साक्ष्य जो है ना आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर से मिलते हैं। और इसमें जो प्रथम जो साक्ष्य मिले थे वो बागोर से मिले थे, बागोर राजस्थान से भारत के संबंध में। इसके अलावा आदमगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ एमपी से जो है ना वो पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के बागोर से मिलते हैं। प्राचीन समय के जो पशुपालन के अवशेष थे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये तो मैं कहूंगा कि बहुत ही इजी सवाल पूछ लिया आपको। वह सबसे पहले पत्थर के अवशेष किस काल टाइम पीरियड में मिले थे? तो जाहिर सी बात है पुरापाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के अवशेष मिलेंगे, ठीक है। पुरापाषाण काल में सबसे पहले अवशेष मिलेंगे। इसी काल पीरियड में मानव जो है ना वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। जीविका का शिकार, हमेशा ध्यान रखिएगा, शिकार प्राथमिक उद्देश्य रहेगा पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। वो अलग बात है कि नवपाषाण काल में उसने खाद्य संग्रहण भी करना शुरू कर दिया था, बट शिकार इन सभी में कॉमन रहेगा। जो भारत में जो प्रथम जो व्यक्ति थे, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, जिसने सबसे पहले इस स्थल की यानी पुरापाषाण काल की खोज की थी वो थे अपने रॉबर्ट ब्रूस।
रोबोट ब्रुस थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में जो थे ने वो पुरापाषाण काल औजारों की खोज की थी, रिसर्च की थी। तो पुरापाषाण काल से संबंधित जो औजार थे उनकी जो रिसर्च की थी वो सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुस ने की थी 1863 में, राइट। और तो जाहिर सी बात है एक अगर यहाँ पे ये पूछ लेता ना पत्थर के औजार, साथ में ये बोल देता है कि भाई चरट पत्थर के, किसके पत्थर के? चरट पत्थर के, या फिर ये बोल देता कि चिकने पत्थर के, चिकने औजार या फिर चिकने पत्थर, तो ध्यान रखिएगा उस सेंस में क्या हो जाएगा आंसर? नवपाषाण काल की, क्योंकि नवपाषाण काल में जो चरट पत्थर था उससे बनाए जाते थे और साथ में इनमें चिकनाई और अधिक मात्रा में आ गई, या फिर यूं कहूं कि फिनिशिंग आ गई, तो वो किसमें हो जाएगा? नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास के प्रारंभिक काल में निम्न में से क्या कहा जाता है? ये तो मतलब आई थिंक अभी मैंने जैसे बताया था ना कि रिपीट हो रहा है, तो देखो इतिहास का प्रारंभिक काल किसे कहेंगे? पुरापाषाण काल कहेंगे। पुरापाषाण काल के बाद में मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में नवपाषाण काल, लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल को ही कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना नंबर 1। टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक कमेंट करके बता दीजिएगा। ये तो बहुत वैसे भी इजी था, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए था। कार्बन डेटिंग में निम्न की आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होती है। कार्बन जो डेटिंग विधि है उसमें एक तो कार्बन जो 14 था उसका समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक जो है ना कार्बन 14, उसका उपयोग किया जाता है रेडियो डेटिंग विधि में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जीवाश्म का ही उपयोग करेंगे। हालांकि इस आंसर का पौधे का भी अध्ययन किया जाता है चट्टानों में भी, चूंकि जीवाश्म जैसे अपने आग्नेय चट्टानों में तो जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते, परंतु जो परिवर्तित चट्टाने हैं उनमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए हम चट्टानों को भी अध्ययन कर सकते हैं, संभावना है कि सकते हैं। बाकी पौधों का भी अध्ययन किया जा सकता है और जीवाश्म भी, तो आंसर जो है ना वो दोनों होना चाहिए था, बट एग्जाम में जो आंसर माना गया था वो जीवाश्म ही माना गया था। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में जीवाश्म आंसर माना गया था, बट पौधे भी इसका आंसर हो सकता है, यानी ए और बी दोनों आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, बुर्जहोम नवपाषाण काल स्थल तो है ही है, बट पूछा है कि कहाँ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बुर्जहोम पे विस्तार से चर्चा भी की थी। कहाँ पे है बुर्जहोम? जम्मू कश्मीर में। और क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो मर्तभांड मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं, और मानव कंकाल, यानी मानव कंकाल के साथ में क्या मिला है? पशु मिला है, और पशु में भी क्या मिली है? बकरी मिली है, ठीक है। साथ में कुत्ते भी मिले हैं, कुत्ते ही याद कर लो, ठीक है। मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, इसके साथ में पशु के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जम्मू कश्मीर से मिले हैं। किससे मिले हैं? जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नवपाषाण काल स्थल की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नवपाषाण कालीन स्थल है, मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो देखो इसने बोला है ना पुरापाषाण काल, हालांकि मिले तो सभी से हैं। देखो मेहरगढ़ से भी मिले हैं हमें, बुर्जहोम से भी मिले हैं, उत्पलायवो से मिले हैं, राणा मुंबई से तो नहीं मिले हैं, बट इन तीनों से मिले हैं। परंतु इसने बोला है कि पुरापाषाण कालीन पूछा है ना इसने, तो इस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्जहोम हो जाएगा। अगर बात करता कि नवपाषाण काल, तब हम बोल देते कि मेहरगढ़ से मिले हैं, परंतु ये बोल रहा है कि पुरापाषाण काल, तो हम कहेंगे कि बुर्जहोम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, यानी अब देखो जाहिर सी बात है कि पुरापाषाण काल पूछे, चाहे नवपाषाण काल पूछे, या फिर मध्य पाषाण काल पूछे, प्राचीन काल पूछे, तो भाई उस टाइम पे चेस तो इंसान खेलेगा नहीं, है ना। चेस भी नहीं खेलेगा, क्रिकेट भी नहीं खेलेगा ना, फुटबॉल बास्केटबॉल ये तो आएंगे नहीं, संगीत गिटार वगैरह इनका तो आएगा नहीं। घुड़सवारी, गुड़ के बारे में तो मानो उस टाइम पे जानता ही नहीं था, क्योंकि घुड़सवारी जब भी घोड़ों की बात होगी तो याद रखेगा जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वहां पे सबसे पहले घोड़ों के अवशेष मिलते हैं वैदिक काल में, ठीक है। उससे पहले इनका कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता में भी घोड़ों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। जुआ है, जुआ तो ये तो मतलब ये तो मैं कहूंगा कि आधुनिकता की देन है, अंग्रेजों की देन कहना ज्यादा उचित होगा। हालांकि अंग्रेज तो नहीं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ महाभारत में भी अवशेष जुए के तो मिलते ही है, वो जुआ ही था एक तरीके का।
तो जुए का भी नहीं होगा, संगीत तो ये लोग जानते ही नहीं थे, तो सवाल ही नहीं उठता। तो आंसर क्या आ जाएगा, शिकार। भाई मनोरंजन भी यही है, इनका पैशन भी यही, इनका मतलब मनोरंजन का साधन भी यही हो गया और इनका काम का साधन भी यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अब देखो, एक तो जब भी आपको सवाल ऐसे सवाल सोल्व होना, तो एक तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि उस मध्य पाषाण काल पूछ रहा है या नव पाषाण काल पूछ रहा है या फिर उत्तर पाषाण काल पूछ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण की बात कर रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आंसर जो है ना वो बी होगा, महदहा से। कहाँ से मिले हैं, महदहा से हड्डी से संबंधित बड़ी मात्रा में सींगों के आभूषण बनाए गए हैं। हड्डी के आभूषण जो है ना वो महदहा से मिले हैं। कहाँ से है ये, यह है उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रतापगढ़ से। यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है महदहा। कहाँ पड़ता है, यूपी में। अगर सीधा ये ना दे कि ये पूछे कि कहाँ मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा यूपी से मिला है। क्या मिला है, हड्डियों से निर्मित आभूषण के मध्यपाषाण कालीन के अवशेष। ठीक है, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डियों की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी, आई थिंक सवाल हमने 4th या 5th में किया होगा, देखेगा। तभी तो मैं बोल रहा था ना कि सवाल रिपीट होते हैं। देखो 2022 में पूछ लिया, 23 में पूछ लिया, और वो आई थिंक 19 का सवाल था जो हमने पहले सोल्व किया था। तो देखो एकदम एक ही सवाल पूछ रहा है, बस यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल बोल दिया। अब यार समस्या आ गई यार, ये उच्च पुरापाषाण काल होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं उच्च पुरापाषाण काल क्या होता है। हमने तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ही पढ़ा है, ये उच्च पुरापाषाण काल क्या हो गया। तो उच्च का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी जो पहले हो, तो समझेगा उच्च प्रपाषाण का मतलब सीधा सा ही है, मतलब जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल था उसे ही हम क्या कहेंगे, उच्च पुरापाषाण काल। जैसे हमने पुरापाषाण काल का आगे डिवाइड किया था ना कि प्रारंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल, तो उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है, वही है, सिर्फ ये नाम देने के लिए आपको डरा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की हमने बात की थी ना, जहाँ पे हड्डी के माता देवी की प्रतिमा मिली थी। तो देखो सीधा आंसर, क्वेश्चन जो है ना वो सीधा रिपीट हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट याद करने की वो दिक्कत ही नहीं है। एक ये नर्मदा घाटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश से, सोहन घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा और मध्य से तो सॉरी सोहन और बेलन के अवशेष सभी से मिले हैं, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, सभी के स्तर सोहन घाटी से भी मिले हैं और बेलन घाटी से भी मिले हैं। बट यहाँ पे हड्डी की माता की बात कर रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो बेलन घाटी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। सबसे पहले किस जानवर ने को पालतू पशु बनाया था। तो पहले देखो, पहले पूछता या फिर ये पूछता ना कि वर्तमान में भी किसको पशु बनाते हैं, तो भाई पालतू तो अपन को एक कुत्ता ही दिखता है और तो कोई नजर ही नहीं आता। वैसे भी घोड़ों को मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे मिले हैं, वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक सभ्यता में घोड़ों के प्रारंभिक अवशेष मिलते हैं, उससे पहले कोई उल्लेख नहीं था। भेड़ों की तो बात हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, जैसे नवपाषाण कालीन से पहले कुछ अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, बट वो सीधे तौर पे नहीं होते। कपास के सेंस में देख सकते हैं अपन, बट सीधे तौर पे भेड़ों की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। गधों से भाई ये तो आधुनिक काल की देन है, इसकी तो बात ही अलग है, छोड़ो। तो बच गए अपने कुत्ते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है अपना, प्राचीन काल में कमत्तर शब्द का संबंध किससे था। कमक्कार, कमक्कार शब्द का संबंध किससे था। देखो ऐसे सवाल है ना एकदम रटने वाले होते हैं और इनके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और गलती होने के भी बहुत चांस होते हैं। तो ये तो रट ही लेना आप। कमक्कार जो था ना, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कहा जाता था। किनको कहा जाता था, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कहा जाता था। यह एक तमिल शब्द है, बट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि तमिल है कि नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को जाता था ना, वो क्या कहा जाता, कमक्कार कहा जाता। अब चूंकि तमिल है तो जाहिर सी बात है कि साउथ इंडिया से ही जुड़ा हुआ होगा, मध्य इंडिया से तो नहीं हुआ जुड़ा होगा, कि तमिल तो उधर ही बोले जाते हैं या फिर तमिल प्रदेश से संबंधित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया में शब्द चलता था कमक्कार, जो कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंधित था। 3-4 सवाल और बच गए, वो भी हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब मेहरगढ़ में कपास की, अब आप कहोगे कि यार हमने तो मेहरगढ़ का टाइम पीरियड तो पढ़ा ही नहीं ना, कि मेहरगढ़ का टाइम पीरियड क्या था हमें तो पता ही नहीं। बट
हमने मेहरगढ़ का टाइम तो नहीं पढ़ा, पर हमें ये तो पता है ना कि मेहरगढ़ नवपाषाण से संबंधित था। राइट, हमें ये तो पता है ना कि भाई मेहरगढ़ जो था ना वो कहाँ किससे संबंधित था, नवपाषाण कालीन संबंधित था। और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होता है, 8000 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, 6000 तक चलता है। या फिर नवपाषाण काल की बात कर रहे थे हम, ठीक है, नवपाषाण काल स्थल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो जाता है, 8000 से चलता है और 6000 तक चलता है, ठीक। तो मेहरगढ़ का पास या तो देखो 8 से पहले तो आएगा नहीं, तो ये तो वैसे ही उड़ गया, ठीक। 6 से पहले हो सकता है, 5000 से पहले हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, 6 से पहले भी हो सकता है, 7 से पहले भी हो सकता है, तो दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। बट एग्जाम में जो माना गया था वो 7000 से पहले माना गया था, प्रारंभ में ही, चूंकि प्रारंभ में अवशेष मिले थे ना। तो और ये तो एंड का पीरियड आ गए 6000, तो 6000 में तो वह खत्म ही हो जाता है उसका एरा। 8000 से शुरू होता है, 6000 तक टाइम पीरियड चलता है, तो 6000 में तो समाप्ति की ओर है ना, समाप्ति की ओर है, अंत में है। जबकि अवशेष जो मिले हैं वो प्रारंभ में मिले हैं, प्रारंभ में बात करेंगे तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 7000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ कहाँ का अवशेष था, मतलब नवपाषाण काल स्थल था। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड पता ही था। यानी ऐसे भी पूछ सकता है वो, सीधा मेहरगढ़ बोल के नवपाषाण काल के पूछ ले, नवपाषाण काल का नाम दे के मेहरगढ़ पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। लोह युग को यह इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व में दक्षिण पूर्व में यूरोपीय औजारों को हथियार मुख्य तौर पे इस्तेमाल होने लगा था। मतलब ये पूछ रहा है कि लोह युग जो नाम था वो किस लिए दिया गया था। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ताम्र काल की अपन बात करते हैं ना, तांबे की, तो अपन कहते हैं कि भाई ताम्र काल थे, क्योंकि उसमें मोस्टली जो तांबे की वस्तुओं का उपयोग होता था, इसलिए हमने उसे कहा कि ताम्र काल का। इसके अलावा हमने जो पाषाण काल का हमने क्यों कहा उसे, क्यों वहां पे जो है ना वो पाषाण काल यानी पत्थर के औजार होते थे। इसके अलावा जैसे इतिहास में आपने नाम सुना होगा कि ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का टाइम पीरियड है, या ताम्र पाषाण काल। तो इसके अवशेष कहाँ से मिले, मतलब इसका टाइम पीरियड इसे हम क्यों कहेंगे, तो हम क्यों कहेंगे क्योंकि यहाँ से तांबे के अवशेष भी मिले हैं और पाषाण के यानी पत्थर के भी मिले हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो हमने कहा इसे ताम्र पाषाण काल। अब इसने पूछा है कि लोह युग को माल मतलब लोह युग टाइम नाम दिया गया है उसे, क्यों दिया गया है। मध्य पूर्व में दक्षिण पूर्व में औजार और हथियारों के रूप में किसका उपयोग है, तो जाहिर सी बात है पीतल का तो नहीं हो सकता, लकड़ी तो वैसे ही औजार लकड़ी के तो बन ही नहीं सकते, अगर कोई बनाएगा तो उससे बड़ा गधा कोई है नहीं। फिर पत्थर हो सकता है, बट चूंकि लोहा है और लोहे और पत्थर का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पीतल भी नहीं हो सकता और लकड़ी तो वैसे नहीं आ सकती, पत्थर आ नहीं सकते, तो बचा क्या, कांसे बना, ठीक है। तो कांसे का क्या था, उपयोग होता था, इसीलिए हमने क्या कहेंगे इसे, कांसे की जगह लोह का उपयोग होने लगा। सॉरी, मध्य पूर्व में दक्षिण पूर्व के औजारों में और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा। मतलब पहले कांसे का उपयोग होता था। ये सवाल ये है कि भाई पहले किसका इस्तेमाल होता, तो पहले कांसे का होता था, उसके बाद में फिर लोह का इस्तेमाल होने लगा। नेक्स्ट सवाल है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। कहाँ स्थित है सुरकोटड़ा, गुजरात के कच्छ में या राजस्थान में, कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है, बिहार में, देखो बिहार से तो आज तक कोई पुरापाषाण काल स्थल का मतलब दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, ठीक है। बचा गुजरात, तो गुजरात में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, ठीक। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान में तो बागोर सभ्यता मिली थी, तो वहां से सुरकोटड़ा है नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया अपना। बचा अपना गुजरात, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। सुरकोटड़ा कहाँ थे, सभ्यता गुजरात में थी। इसके अलावा एक और जो चीज वो महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ पे अपने को घोड़े के अवशेष मिलते हैं, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। जाहिर सी बात है हड्डियां ही मिलेगी, घोड़ा तो बचेगा नहीं अपना, ठीक है। तो घोड़े की हड्डियां मिलती है, यानी एग्जाम में कभी पूछ ले कि घोड़ों की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले, तो ध्यान रखिएगा गुजरात के सुरकोटड़ा से जो है ना वो घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये अपना आज का अंतिम सवाल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको चीज़ें स्पष्ट तौर पे समझ में आई हुई होंगी।
एक दो बार अगर आपको अभी मतलब नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे संबंधित कुछ स्थल और हैं, जैसे मेहरगढ़ है, अपना बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुए स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हुल्लूर है, महादा है, हादम है। इसके अलावा जैसे कुछ और स्थल, जैसे कि एक वो, जैसे कि कब्र में कैसे दफनाया गया है, यानी कब्र में मानव को उत्तर की ओर दफनाया गया है, दक्षिण की ओर दफनाया गया है। अर्ध जो उसे कहते हैं कि कब्र को दफनाने का याद नहीं कर पा रहा मैं, एक शब्द है जिसे हम दफनाने के सेंस में यूज होते हैं, मतलब उससे संबंधित कुछ सवाल और बनते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इस पे और चर्चा कर लेंगे अलग से। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगभग लगभग 80% तो हमारा कवर हो गया, तो जो 20% बचा है वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे अपन। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जोड़ सके अपन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करें। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।